नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। अभी तक की हमने क्लासेस में जो हमने मौर्य के बाद पढ़ा, उत्तर मौर्य पढ़ा, उसमें हमने शुंग और कण्व शासक पढ़ लिए थे। शुंग वंश हमने समाप्त कर लिया था, कण्व पढ़ लिया था। अब हम इसी श्रृंखला में आगे की ओर पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उत्तर मुगल के एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं, एक ऐसे वंश की बात करते हैं जिसने एक महाराष्ट्र के एक बड़े क्षेत्र पर या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर, इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा किया। जब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में, हम चूंकि इन वंशों को राजवंश नहीं कह सकते, क्योंकि इनने बहुत बड़े क्षेत्र पर, वृहद क्षेत्र पर, जितने क्षेत्र में गुप्त या मौर्य शासक ने शासन किया, तो उतने क्षेत्र पर नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम इनको सातवाहन वंश के रूप में पढ़ेंगे। हमने शुंग और कण्व पढ़ लिए थे, आज हम सातवाहन और चेदी वंश पढ़ेंगे, जिसमें हम खारवेल के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो सातवाहन वंश के बारे में जब हम बात करते हैं, तब हम सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि उनका क्षेत्र कौन सा था, उनके स्रोत कौन कौन से मिलते हैं, किन किन शासकों के बारे में बात करनी होती है। हमें हमें बहुत बृहद साहित्य नहीं मिलता है इनके बारे में, ज्यादा अभिलेख भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जितने भी साहित्य मिले, जितने भी अभिलेख मिले, उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि उनकी व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था, वो किस मानसिकता के लोग थे, जो शासक वर्ग था, उनकी समाज की स्थिति कैसी थी। ये सारी जानकारी हमें मिलती है इनके जो अभिलेख मिलते हैं उससे। तो आइए शुरू करते हैं हम जो सातवाहन वंश के बारे में। तो हेडिंग बना लेते हैं सातवाहन वंश। जब हम सातवाहन वंश की बात करते हैं तो मूलतः इनके क्षेत्र के बारे में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश होने के कारण इनको आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य का अर्थ होता है आंध्र प्रदेश के लोगों के भाई, ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए इनको आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। जैसा कि हमने देखा था कि कण्व शासक सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या करके, सुशर्मन की हत्या कौन करता है? शिमुख, ठीक है। शिमुख हत्या करता है और सातवाहन वंश की नींव डालता है। सातवाहन वंश के संस्थापक माना जाता है शिमुख को। लेकिन इसमें हमें इसलिए जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि इसने बहुत ही छोटे क्षेत्र पर शासन किया। इसको विस्तार करने का श्रेय जाता है सातकर्णी प्रथम को। सातकर्णी प्रथम या श्री सात जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश के प्रमुख स्रोत क्या क्या माने जाते हैं? नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, कारले, कारले के अभिलेख। कारले का जो चैत्य था वो इन लोगों ने बनवाया था। कई ऐसे इन क्षेत्रों से, इन अभिलेखों से ऐसी जानकारी मिलती है कि जो ग्राम अनुदान की प्रथा थी, ठीक है, जमीन की अनुदान की प्रथा थी, किसने चलाई थी? सातवाहनों के द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है जो हमें इसके बारे में पढ़नी है। तो हम पहले शासक के बारे में पढ़ेंगे। शिमुख तो इसका फाउंडर था, इसका संस्थापक था। इसका फाउंडर लिखते हैं इधर, सातवाहन का फाउंडर शिमुख था, ठीक है। लेकिन जब हम इसके आगे चलते हैं तो सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। सातकर्णी प्रथम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है को जो नागानिका का नानाघाट अभिलेख है। नागानिका इसकी रानी होती है, ठीक है। नागानिका इसकी रानी होती है, इसकी सातकर्णी प्रथम की। तो हम हेडिंग बनाते हैं सातकर्णी प्रथम, इधर से बना देते हैं। सातकर्णी प्रथम की जब हम बात करते हैं तब हमें एक चीज पता चलती है कि एक तो इसने दक्षिण पथपति की उपाधि ली थी, ठीक है। सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी प्रथम का सोर्स क्या मिलता है हमें? सोर्स मिलता है हमें जो नानाघाट अभिलेख। अभिलेख किसका है? रानी नागानिका या नयनिका, ये दोनों नाम मिलते हैं रानी के।
रानी का नाम नागानिका या नयनिका। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले तो इसका नाम मिलता है क्या, सातकर्णी प्रथम का इसके अभिलेखों में नाम मिलता है श्री सात। ठीक है, जब भी श्री सात का नाम आता है तो इसका अर्थ यही होता है कि ये सातकर्णी की बात कर रहे हैं। जब सातकर्णी की बात करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि इसने दक्षिण पथपति क्या उपाधियां ली थी, उपाधि ली थी दक्षिण पथपति और अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र ये उपाधियां लेता था ये। ठीक है, दक्षिण पथपति यानी कि दक्षिण का स्वामी और अप्रतिहत चक्र ये उपाधियां लेता था कौन, सातकर्णी वशिष्ठ। ठीक है, सबसे पहले ग्राम अनुदान की प्रथा इसी ने शुरू की। ठीक है, ग्राम अनुदान की प्रथा, ग्राम अनुदान इसने शुरू किया। ग्राम अनुदान क्या होता था, जो भी विद्वान होते थे या बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए गांव दान में दिए जाते थे ताकि वो वहां पर अपना जीवन गुजर बसर कर सके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सातकर्णी प्रथम के बारे में। अपन ने क्या क्या देखा, रानी नागानिका का अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, श्री सात की उपाधि लेता था ये। ठीक है, श्री सात नाम से इसका वो मिलता था, उपाधि लेता था। दक्षिण पथपति या अप्रतिहत चक्र के बारे में, ग्राम अनुदान की प्रथा इसने शुरू की। अब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात जो श्री सात है या सातकर्णी फर्स्ट है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं इसके। ठीक है, पुत्र, दो पुत्र। ठीक है, तब क्या करते हैं नागानिका, नागानिका इनके संरक्षक के रूप में कार्य करती है। तो ये हमें पहली बार देखने को मिलता है प्राचीन भारत में कि कोई महिला, कोई स्त्री, कोई रानी एक संरक्षिका के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि नानाघाट अभिलेख से यही पता चलता है हमें कि रानी नागानिका या नयनिका जो श्री सात के पुत्र हैं उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी, महिलाओं को इतना अधिकार दिया जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी स्थिति अच्छी रही होगी। अब जब श्री सातकर्णी समाप्त होता है या श्री सातकर्णी का अंत होता है या सातकर्णी प्रथम का अंत होता है, तब इसके बाद के जो समय को सातवाहन काल में अंधकार युग माना जाता है। अंधकार युग का अर्थ, अंधकार युग का अर्थ यह है कि उसके साहित्य से, उसके अभिलेखों से हमें जो लगभग 17 राजाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन जिनमें से 3 राजा हैं जिनको वास्तविक रूप में जाना जा सकता है। गिनती हमें 17 लोगों की मिलती है, लेकिन 3 लोगों को जाना जा सकता है। एक कोई कृष्ण करके थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अपन को एक शासक के बारे में पढ़ना है, वो है हाल। ठीक है, तो अपन हेडिंग बनाते हैं हाल। ठीक है, ये हमने सातकर्णी के बारे में कंप्लीट कर दिया। जब हम हाल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता रहता है कि सिर्फ गिने चुने 2-3 क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं हाल के बारे में। हाल एक बहुत अच्छा कवि था और विद्वानों का आश्रयदाता था। ठीक है, तो हाल के बारे में हम हेडिंग बना लेते हैं। जब हम हाल के बारे में पढ़ते हैं तो ये उन 3 शासकों में से है जिनकी हमें सातकर्णी के बाद जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है उन 3 में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो इसने गाथा सप्तशती की रचना की। गाथा सप्तशती, यह उसने एक प्राकृत भाषा में मुक्तक काव्य लिखा था। ठीक है, इसको लिख ले रहे हैं, मुक्तक काव्य प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये किसने लिखा, हाल ने लिखा। हाल स्वयं भी कवि था, विद्वान था, इसलिए उसको विद्वानों की संगत पसंद थी। जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी तरीके के लोगों का साथ पसंद आता है। ठीक है, तो इसके समय पे 2 विद्वान इसके दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे, एक तो गुणाढ्य और एक कातंत्र। गुणाढ्य और कातंत्र। अब गुणाढ्य ने लिखी, गुणाढ्य लिखता है बृहद कथा, बृहद कथा, बृहद कथा। और कातंत्र ने लिखी सर्ववर्मन। ठीक है, सर्ववर्मन माफ कीजिए, कातंत्र रच रहा है और सर्ववर्मन इसके राइटर है। ये व्याकरण की किताब है, सर्ववर्मन। ठीक है, इनकी रचना है कातंत्र। ये दोनों विद्वान थे
ठीक है, जो हाल के समय रहते थे। हाल से रिलेटेड सिर्फ यही 3 क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। एक तो गाथा सप्तशती के बारे में पूछा जा सकता है, गुणाढ़ की बृहद कथा के बारे में पूछा जा सकता है, और सर्ववर्मन की कातंत्र के बारे में पूछा जाता है। बस इतना ही हाल के बारे में हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है। अब अंधकार का युग समाप्त होता है। अंधकार का युग समाप्त होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक बनता है और सातवाहन काल में अंधकार युग समाप्त होता है, और उसके बाद रेगुलर शासक बनते हैं, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है, फिर उसके बाद आता है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, फिर आता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये राजा अब सीक्वेंस में आएंगे, ये क्योंकि एक साम्राज्य का विस्तार करेंगे, बड़े क्षेत्र पर अधिकार करेंगे, इसलिए इनके बारे में हमें साहित्यिक जानकारी मिलती है। इनके बारे में हमें पता चलता है कि शकों से किस तरीके से संघर्ष रहा। तो आइए हम शुरू करते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था उसके बारे में। जब गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करते हैं हम, तब हमें उसका नहपान के साथ युद्ध समझ में आता है। युद्ध होता है नहपान के साथ, नहपान को वो पराजित करता है। और क्या पढ़ते हैं हम इसके बारे में, इसके बारे में हम जो नासिक अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। ये पता चलता है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसमें पता चलता है कि वो अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाता था। तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में लिख लेनी है। तो आइए हेडिंग बनाते हैं हम, क्या, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके ऊपर शायद कोई मूवी भी है साउथ में, देख सकते हैं आप जाके, अगर आपको सातवाहनों के बारे में और जानकारी लेनी है तो। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सबसे पहली चीज तो यही है कि इसकी जानकारी हमें नासिक अभिलेख से ज्ञात होती है। नासिक अभिलेख से ज्ञात होती है जानकारी, ठीक है। यह इस अभिलेख में यह कहता है खुद को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण। इसका मतलब यह परशुराम से खुद की तुलना कर रहा है, ठीक है। तो उपाधियां कौन कौन सी लेता है ये लोग उपाधियां ज्यादा लेते थे, ठीक है। उपाधि कौन कौन सी लेता है, एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण, ये उपाधियां कौन लेता था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इससे हमें पता चलता है कि यह ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था, ठीक है। जो सातवाहन काल है ये मौर्योत्तर काल के बाद में जो बौद्ध धर्म का उसके विरोध में खड़ा हुआ ब्राह्मण धर्म के रूप में, इसीलिए अपन को इसको ब्राह्मण धर्म के रूप में पढ़ रहा है। तो इसमें हमने नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिल रही है, उपाधियां देखनी कि एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि ले रहा है। अब इसमें एक द्वंद्व ये आता है कि ये अपनी माँ के नाम पर, जैसे इसकी माँ का नाम मिलता है हमें गौतमी, गौतमीपुत्र, ठीक है। अब इधर द्वंद्व ये आता है कि माँ के नाम पर रख रहे हैं ये लोग नाम, या फिर ऋषियों के नाम पर रखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा द्वंद ये है क्योंकि गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, इनके नाम इसी नाम पर पड़ते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ द्वंद ये हो रहा है, ये लोग अपने मतलब ये लोग जो ऋषियों के नाम पर रखते थे या इनकी माँ के नाम ऋषियों के नाम पर रखे गए। लेकिन इससे हमें ये समझ में तो आता है कि ऋषियों का नाम कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग अपनी माँ के नाम पर ही रखते थे नाम, ठीक है। इतना जानकारी अपन को कॉमन सी होनी चाहिए, क्योंकि देखो अपन देखते हैं जैसे गौतम के बारे में पता चलता है अपन गौतम ऋषि के बारे में, ठीक है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी में वशिष्ठ ऋषि के बारे में, ठीक है। और याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को पता मतलब एक समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि ये लोग अपनी माँ के नाम पर नाम रखते थे। अब हमें इस अपन ने सातकर्णी में पढ़ा था, सातकर्णी प्रथम में, कि इसने जो सातकर्णी प्रथम ने ग्राम दान देने की प्रथा चलाई थी। तो इसके नासिक अभिलेख से हमें पता चलता है कि ग्राम अनुदान की प्रथा में इसने अजकालिमय और कर्जक, ठीक है। कहीं कहीं इसका नाम अजकालिकीय भी मिलता है। तो अजकालिमय या अजकालिकीय और कर्जक, ये 2 गांव दान दिए थे किसको, बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं को दान दे रहा है, ठीक है। कौन कौन से गांव, अजकालिमय, याद कर लेने बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अजकालिमय और कर्जक, ये 2 गांव दान देता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। इससे ये पता चलता है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे,
ठीक है। ये नहीं था कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है तो कट्टर ब्राह्मण थे, ये धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हैं, ठीक है। टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस है, ये लोग धार्मिक सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु शासक थे, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। जब कभी भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए सातवाहन के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो अपन को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये ब्राह्मण धर्म को तो मानते थे लेकिन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे, ठीक है। अब इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि जो शक शासक नहपान रहता है इससे इसका युद्ध होता है, ठीक है। तो शक शासक नहपान से युद्ध होता है। इसमें जो शक शासक है इसमें छहरात और कार्दमक दो टाइप के वंश रहेंगे, जो छत्र प्रणाली कहते हैं जिसको, ये अपन शकों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो शक शासक रहता है नहपान, ये छहरात वंश का रहता है, तो ये इससे पराजित होता है। किससे? गौतमीपुत्र सातकर्णी इसको पराजित करता है। और साथ में जोगलथम्पी से गौतमीपुत्र के सिक्के मिलते हैं, जो जोगलथम्पी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इधर से लगभग इसके 10-12-13 हजार रुपए, 13,000 सिक्के मिले हैं, ठीक है। 13,000 सिक्के सातवाहनों के, जिसमें एक तरफ नहपान का चिन्ह है और दूसरी तरफ किसका है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। इससे यह कंफर्म होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया होगा, ठीक है, शक शासक को। तो जोगलथम्पी का नाम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी हम सातवाहन पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। जोगलथम्पी से 13,000 सिक्के प्राप्त होते हैं। ये जानकारी हो गई है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। इसमें हमने इसकी उपाधि देख ली, नासिक अभिलेख से ये सारी जानकारी मिलती है। मां के नाम पर नाम रखना शुरू हो गया। अजकालिकी और करजक गांव दान में दिए हैं, धार्मिक सहिष्णुता दर्शाता है, बौद्धों को दान में दिए थे, ठीक है। शक शासक नहपान को पराजित करता है, जिसकी जानकारी हमें जोगलथम्पी के सिक्कों से मिलती है, ठीक है। ये जानकारी इतनी काफी है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे कौन था? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बारे में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे शकों के साथ द्वंद्व शुरू हो गया है। जब शकों के साथ आगे लड़ाई होती है तो एक शासक आता है जिसके बारे में अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जो शक शासक रुद्रदामन आता है वह, उसका युद्ध होता है किससे? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी या पुलोमा से। पुलमावी को 2 बार पराजित करता है वो, परंतु उसकी हत्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पुलमावी की शादी हुई थी किससे? रुद्रदामन की पुत्री से। निकट संबंधी होने की वजह से वो उसकी हत्या नहीं करता है, लेकिन 2 बार पराजित करता है रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन बताता है किस में? ये जूनागढ़ अभिलेख में। और शादी की चर्चा हमें किससे मिलती है? जो कन्हेरी अभिलेख है पुलमावी का, उससे जानकारी मिलती है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, क्या क्या लिखना है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी में। ये इतनी जानकारी सफिशिएंट है गौतमीपुत्र सातकर्णी के हिसाब से। अब वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की बात आती है तो पुलमावी में हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो रुद्रदामन के साथ हुई है, युद्ध हुआ है, हारा है पुलमावी, ठीक है। उसकी लड़की से शादी होती है। ये शक और सातवाहन के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो इसको हेडिंग बना लेते हैं, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। वशिष्ठी के नाम पर हो सकता है, इसकी मां का नाम वशिष्ठी होगा, इस वजह से इसका मिलता है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी हमें किस चीज से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है कन्हेरी अभिलेख से। कन्हेरी अभिलेख, ठीक है। पुलमावी की जानकारी मिलती है कन्हेरी अभिलेख में। इसको क्या कहा गया है? पुलोमा, ठीक है। पुलमावी का नाम पुलोमा मिलता है। ये बेसिकली जानकारी मिलती है। अब इसने क्या किया है? इसके समय पे सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि इसने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती पर अधिकार किया। उस समय आंध्र प्रदेश में अमरावती रहा हुआ, अमरावती पर अधिकार कर लेता है और प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि लेता है। कौन? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो सबसे पहले तो ये दक्षिणापथेश्वर उपाधि लिख लेते हैं इधर, उपाधि दक्षिणापथेश्वर और प्रथम आंध्र सम्राट,
प्रथम आंध्र सम्राट, क्योंकि यह काय पे अधिकार करता है, अमरावती पे। ठीक है, अमरावती पे अधिकार करने के कारण ये प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि लेता है। अब क्या होता है, अपन ने जैसा कि पढ़ा कि कन्हेरी अभिलेख से पता चलता है, क्या पता चलता है कि इसकी शादी होती है रुद्रदामन की पुत्री से विवाह। ठीक है, ये किसका होता है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। अब रुद्रदामन की पुत्री से विवाह होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अशोक के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। ये हम शकों में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें रुद्रदामन कहता है कि पुलमावी को 2 बार पराजित किया है, पुलमावी को 2 बार हराया। ठीक है, ये कौन कहता है, रुद्रदामन कहता है। किंतु इसका ही हत्या नहीं करता है, इसका मर्डर नहीं करता है, इसको मारता नहीं है, क्योंकि ये निकट संबंधी थे, इसीलिए ऐसा लिखता है ये जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, विवाह की बात पता चलती है हमें कन्हेरी अभिलेख से, और जो पुलमावी को 2 बार पराजित करता है ये जानकारी मिलती है हमें इसके जूनागढ़ अभिलेख से। हम वशिष्ठी पुत्र पुलमावी में इतना ही पता चलता है हमें कि ये इसका घटनाक्रम रहा। अब इसका जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ज्यादा कुछ नहीं मिलता है उसके बारे में, अभी हमें बस 2-3 चीजें देखनी है जो महत्वपूर्ण है। इसको जलयान का बहुत शौक था। ठीक है, इसको बेसिकली अपन देखते हैं कि जल यात्रा प्रेमी रहा होगा, इसलिए इसने अपने सिक्कों पर नाव बनवाई थी, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये पता चलता है अपन को कि अंतिम महान सातवाहन शासक। ठीक है, सातवाहन शासक, ये जानकारी मिलती है हमें। इसने अपने सिक्कों पर नाव का चिन्ह बनवाया, सिक्कों पर नाव अंकित करवाई। ठीक है, नाव और पतवार बनवाए जो कि इसकी जल यात्रा को दर्शाते हैं। जल यात्रा, इसने कई जगह दूत भी भेजे। ठीक है, कई अभियान भी किए होंगे इसने, जो इसकी जल यात्रा को इसके सिक्कों से दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो यज्ञश्री सातकर्णी है, बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनकी जानकारी हमारे लिए इसके मित्र होते हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन यज्ञश्री सातकर्णी के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, ये जानकारी हमें इससे मिलती है। ये हुआ सातवाहन वंश, ये आखिरी शासक था, इतनी ही जानकारी हमें इससे मिलती है। अब जब सातवाहन वंश समाप्त होता है तो इसके जो इसके विध्वंसावशेष हैं, अवशेष हैं, इसके अवशेषों पे कौन से वंश होते हैं, वाकाटक आते हैं, वाकाटक और इक्ष्वाकु। ये इनके विध्वंसों पर खड़े होते हैं। ठीक है, और अपने अपने वंश की स्थापना करते हैं। ये बेसिकली जानकारी हमें सातवाहनों के बारे में मिलती है। सातवाहनों के बारे में हमने सातकर्णी के बारे में पढ़ा। ठीक है, सातकर्णी के बाद हमने हाल के बारे में पढ़ा, फिर हम गौतमी पुत्र सातकर्णी पढ़ा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी पढ़ा और यज्ञश्री सातकर्णी पढ़ा। इसी के साथ हमने सातवाहनों को समाप्त किया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, चेदी वंश। चेदी वंश या महामेघवान वंश, उसके बारे में और जान लेते हैं हम। चेदी वंश के बारे में जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है हमें, क्योंकि जो एकमात्र अभिलेख, जो इतना महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे हमें चेदी वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है, जिससे हमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, महापद्मनंद के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है चेदी वंश का हाथीगुम्फा अभिलेख। तो जब हम चेदी वंश की बात करते हैं तो इसको हम महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं, या फिर हम इसको खारवेल का वंश भी बोलते हैं। ये सारी जानकारी हमें हाथीगुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो हम हेडिंग बना लेते हैं चेदी वंश। चेदी वंश बेसिकली काम कहां पर करता है? चेदी वंश काम करता है उड़ीसा में, उड़ीसा क्षेत्र में काम करता है।
ठीक है, क्योंकि कलिंग क्षेत्र माना जाता है खारवेल का, ठीक है, कलिंग क्षेत्र। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका संस्थापक माना जाता है, संस्थापक कौन, फाउंडर माना जाता है महामेघवान को, महामेघवान को इसका संस्थापक माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश को महामेघवान वंश भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी जानकारी है, चेदी वंश को महामेघवान वंश क्यों कहते हैं। लेकिन अब बात आती है इसके सबसे प्रतापी शासक किसके बारे में, खारवेल के बारे में। इसके सबसे प्रतापी शासक खारवेल की बात करते हैं। खारवेल की जब बात आती है तो इसकी जानकारी का एकमात्र और सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा में है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। अपन ने इसकी चर्चा शायद पहले की है, हाथी गुम्फा अभिलेख। आज फिर मैं इसकी फोटो डाल दूंगा एक, तो आप लोग देख पाएंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस तरीके से कहां पर है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि जो खारवेल रहता है ये मगध पर अटैक करता है, मगध पर आक्रमण करता है, ठीक है। मगध पर आक्रमण करता है और किसको हराता है, पुष्यमित्र शुंग को, ठीक है। किसको हराता है, पुष्यमित्र को हराता है, ठीक है। पुष्यमित्र को हराता है और क्या करता है, और वहां से आदिनाथ की मूर्ति लेके आता है। आदिनाथ की वही मूर्ति जो 300 साल पहले महापद्मानंद लेके गया था जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। महापद्मानंद आक्रमण करता है और क्या ले जाता है, आदिनाथ की मूर्ति, कहीं कहीं शीतलनाथ भी मिलता है, ठीक है। तो ये आक्रमण करता है, पुष्यमित्र को हराता है और आदिनाथ की मूर्ति वापस लेके आता है, आदिनाथ की मूर्ति वापस लेके आता है, ठीक है। आदिनाथ की मूर्ति इधर बहुत महत्वपूर्ण अदा करती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से ये हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि ये जैन मत को मानता था, ठीक, जैन मतावलंबी था ये। इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि खारवेल जैन मतावलंबी था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसके शासन मतलब एक एक लाइन में इसके शासन वर्ष की जो उपलब्धियां होती हैं उसके बारे में हमें इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग को हराया, किस तरीके से उसने ये कहानी बताई कि जो महापद्मानंद था वो आदिनाथ की मूर्ति ले जाता है कलिंग आक्रमण के समय। उसने जो शासन व्यवस्था को प्रशासनिक हिसाब से लिखा है कि उसने एक तोसली तक एक नहर का निर्माण करवाया था, तोसली तक नहर, ठीक है, नहर निर्माण करवाई किसने, खारवेल ने, जो कि पीडब्ल्यूडी का काम बताता है कि भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए इसने क्या काम किया। तोसली तक एक कैनल बनवाई जो कि सिंचाई के लिए काफी उपयोगी रही, पानी की सुविधा होने लगी वहां के किसानों के लिए। तो ये बेसिकली जानकारी मिलती है हमारे लिए खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। चेदी वंश में सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र शासक रहेगा खारवेल। इसी के बारे में और इसी अभिलेख से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन कहीं से नहीं बनता है। इसमें एक चीज और याद रख लेते हैं, कहीं कहीं पे मिलता है कि इस अभिलेख से हमें सबसे पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में, और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी जानकारी है जो हमें जानना अहम है। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। महापद्मानंद की बात की हमने, पुष्यमित्र शुंग की बात करी हमने, तोसाली तक नहर निर्माण करवाया, आदिनाथ की मूर्ति की बात की हमने। ये बेसिक सी जानकारी जो हमें चेदी वंश के बारे में या खारवेल के बारे में पता चलती है। इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी फोटो डाल दूंगा मैं जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, और जितना संभव हो पाएगा मैं उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आसानी से आप लोग को उसको समझाने में सक्षम हो सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।